इमेजिन कीजिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, जहां आंखों की पहुंच खत्म हो जाए वहां तक सिर्फ मशीन और पाइप्स दिखते हैं, और दूसरी तरफ यमन की तपती धूप में एक छोटा सा पेट्रोल पंप। आज हम एक ऐसी कहानी डिकोड करने वाले हैं जिसने इन दोनों दुनिया को जोड़ दिया। एक ऐसी कहानी जिसने कॉर्पोरेट हिस्ट्री के सारे नियम लिटरली तोड़ कर रख दिए। ये सिर्फ एक आम इंसान के बिलियनियर बनने की कहानी नहीं है, एक ऐसी भारतीय कहानी है जो हम सबके अंदर के सपनों को जगाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस स्क्रीन पर लिखे नंबर को ध्यान से देखिए। 75,000 करोड़ रुपए। ये टर्नओवर था उस एम्पायर का जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन ये मैसिव आंकड़ा एक दिन में नहीं बना दोस्तों। इस विशाल साम्राज्य को समझने के लिए हमें उस वक्त में पीछे जाना होगा जहां पॉकेट में पैसे नहीं, सिर्फ हिम्मत हुआ करती थी। 0 से 75,000 करोड़। लेकिन शुरुआत बहुत ही हम्बल थी। साल 1932, गुजरात का एक छोटा सा गांव चोरवाड़। एक साधारण स्कूल टीचर के घर जन्म होता है धीरज लाल हीरालाल अंबानी का। अब 1930s के सौराष्ट्र में गरीबी का मतलब एकदम अलग था। 5 बच्चों का घर चलाना टीचर की सैलरी में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन इस लड़के का दिमाग बचपन से ही अलग चलता था। गांव के मंदिर में गिरनार का मेला लगा था। भीड़ देखी तो उन्हें समझ आ गया कि जहां भूखे लोग हैं वहां अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने अपना बचपन का गुल्लक तोड़ा, एक ठेला लगाया और पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। किसी MBA डिग्री की जरूरत नहीं थी उन्हें सप्लाई और डिमांड समझने के लिए। और फिर शुरू होता है अदान से बॉम्बे तक का असली हसल। 1950 में आर्थिक तंगी के चलते एक 17 साल का लड़का अपना देश छोड़कर यमन चला जाता है। वहां शेल पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट की नौकरी करता है, महीने के सिर्फ 300 रुपए के लिए। लेकिन देखिए, एक बिजनेसमैन का दिमाग 24 घंटे चलता है। उन्हें चाय पीने का शौक था, पर वो सड़क किनारे सस्ती चाय पीने के बजाय 5 स्टार होटल में आकर 1 रुपए की महंगी चाय पीते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो वहां बैठे बड़े और अमीर आदमियों की बातें सुन सकें। वही उन्हें पता चला कि यमन के जो चांदी के सिक्के हैं ना, उन्हें पिघलाकर अगर बेचा जाए तो उसकी कीमत सिक्के की एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा है। उन्होंने उन सिक्कों को पिघलाकर चांदी बेचना शुरू कर दिया। प्योर फाइनेंस आर्बिट्राज। जब तक अथॉरिटीज को कुछ समझ आता, वो अपना प्रॉफिट लेकर इंडिया के लिए निकल चुके थे। साल 1958, वो वापस बॉम्बे आते हैं। जेब में थे 50,000 रुपए और दिमाग में एक बहुत बड़ा सपना। और इस पूरे सफर में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी पत्नी कोकिलाबेन। उन्होंने बॉम्बे आकर स्पेशली इंग्लिश सीखी ताकि वो हर मीटिंग और हर कदम पर एक परफेक्ट बिजनेस पार्टनर बन सकें। यहां से शुरू होता है टेक्सटाइल का खेल और विमल फैब्रिक का रेवोल्यूशन। उस वक्त बॉम्बे के यार्न मार्केट में आना कोई आसान गेम नहीं था। बड़े बड़े कार्टेल्स का कब्जा था जो नए लोगों को क्रश कर देते थे। जब इन कार्टेल्स ने उनका रास्ता रोकना चाहा और करप्ट ऑफिसर्स के जरिए उनका माल ब्लॉक करवाया, तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने अपना पूरा इन्वेंट्री उस करप्ट IAS ऑफिसर के घर के बाहर सड़क पर डंप कर दिया। ओपन प्रोटेस्ट। ऑफिसर डर गया कि मीडिया और सीनियर्स को पता चल जाएगा और उसने तुरंत रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। इसे कहते हैं आंखों में आंखें डालकर सिस्टम से लड़ना। 1965 में पार्टनर से अलग होने के बाद उन्होंने नरोडा में अपनी खुद की मिल शुरू की। कार्टेल्स ने जब उन्हें फिर से बॉयकॉट किया तो वो घबराए नहीं। वो डायरेक्टली छोटे रिटेलर्स के पास गए और देश भर का दौरा किया। उनका पिच बहुत सिंपल था। अगर फैब्रिक बेचने में नुकसान हुआ तो मेरा और मुनाफा हुआ तो पूरा आपका। इस एक भरोसे ने ओनली विमल को इंडिया का सबसे बड़ा हाउसहोल्ड नेम बना दिया। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आना अभी बाकी था। द मेगा IPO रेवोल्यूशन, जहां मिडिल क्लास की किस्मत बदलनी थी। 1977 में रिलायंस ने अपना IPO लॉन्च किया। उस वक्त शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों का क्लब हुआ करता था, लेकिन उन्होंने सीधे आम भारतीयों को इनवाइट किया। रिजल्ट, 58,000 रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। ये वो लोग थे जिन्होंने पहली बार किसी कंपनी में अपना हिस्सा खरीदा था। और इन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इतना स्ट्रांग था कि सोचिए 1986 तक आते आते रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग किसी बोर्ड रूम में नहीं हो सकती थी। उन्हें बॉम्बे का क्रॉस मैदान रेंट करना पड़ा क्योंकि AGM में 30,000 लोग आए थे। ये कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं था दोस्तों, ये एक कंपनी की मीटिंग थी। कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ऐसा सीन कभी किसी ने देखा ही नहीं था। अब इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करना बिना किसी सैक्रिफाइस के नहीं होता। 1986 में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया जब उन्हें एक सिवियर स्ट्रोक आया और उनका दाहिना हाथ पैरालाइज हो गया। राइवल्स को लगा कि अब कहानी खत्म, पर वो अलग मिट्टी के बने थे। हॉस्पिटल के बेड पर जब उन्हें होश आया और उन्होंने अपने बेटे मुकेश को परेशान देखा तो उनके शब्द थे, तुम परेशान मत होना बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और लिटरली उन्होंने किया।
अपनी विल पावर से रिकवर हुए और कंपनी को उसके सबसे अग्रेसिव एक्सपेंशन फेज में ले गए। रिकवरी के बाद की स्पीड देखिए जरा। पतलगंगा में प्लांट लगाया, 1992 में इंटरनेशनल मार्केट से फंड्स रेज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी और 1998 में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास रूट्स रिफाइनरी बनाकर खड़ी कर दी। एक ऐसी स्केल जिसे देखकर पूरे दुनिया के बिजनेस लीडर्स हैरान रह गए थे। और फिर आती है उनकी लेगेसी, एक ऐसी विरासत जो आज तक अनमैच्ड है। 0 से 75,000 करोड़। 2002 में जब उनका निधन हुआ तो देश ने एक लेजेंड खो दिया। वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में गिने जाने लगे थे। वॉर्टन डीन्स मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे। लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी उनकी डिसिप्लिन कमाल की थी। एक मजे की बात बताऊं, इतना बड़ा एम्पायर चलाने के बावजूद वो दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते थे। वर्क लाइफ बैलेंस का इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही डीप सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर यमन में 300 रुपये महीने पर काम करने वाला एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट बिना किसी बड़ी डिग्री और बिना किसी बैकग्राउंड के 75,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो हमें और आपको क्या रोक रहा है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक का हिस्सा नहीं है, ये प्रूफ है कि भारतीय सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर आप में हिम्मत है तो इम्पॉसिबल बस एक छोटा सा वर्ड है।